नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आज फिर से आप लोगों के सामने हूं उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपके आगामी परीक्षा जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण विषय को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे के स्लाइड में देख सकते हैं और आप जानते भी हैं कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी दूसरी वीडियो है, राजनीति शास्त्र लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी पार्ट 2। चलिए आइए देखते हैं कि आज क्या है आप लोगों के लिए स्पेशल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा साझेदारी क्या होती है और किन किन स्तरों पे जो है सत्ता का विभाजन किया गया है, लोकतंत्र क्या होता है। हम लोगों ने कुछ कुछ उदाहरण देखे, द्वंद्ववाद क्या होता है लोकतंत्र में, ये सब हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सामाजिक विभेद से कि सामाजिक विभेद क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक विभेद अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है सामाजिक विभेद। समाज में उत्पन्न विभेद, विभेद का मतलब क्या होता है अंतर, डिफरेंसेस। तो डिफरेंस किस बेसिस पे होगा समाज में, आप देखते होंगे अपने गांव मोहल्ले में शहर में जहां पे भी आप रह रहे हो, आप देखते होंगे ये जो विविधता है, ये जो विभाजन है, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, बोली के आधार पे, इन सभी आधारों पे ये विभाजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विभेद किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर जब क्या हो भेदभाव किया जाए तब उस भेद को क्या कहा जाता है, सामाजिक विभेद कहलाता है। जैसे अगर आप एक क्लास में बैठे हैं, आप जाते होंगे स्कूल, और उसमें क्या है कि आप जब क्लास में बैठे हैं तो आप लोग सब दोस्त हैं। कोई दोस्त आपका बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ बहुत वीक होंगे, किन्हीं का मैथ्स अच्छा होगा, किन्हीं का साइंस अच्छा होगा, किन्हीं का सोशल साइंस अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका जो क्लास है वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग कैटेगरीज में वो क्या है विभक्त हो गया। क्या बेसिस था, सब्जेक्ट बेसिस हो सकता है, आधार हो सकता है, उनकी जो नॉलेज की क्षमता है वो आधार हो सकती है। तो उसी तरह समाज में विभेद के आधार के कौन कौन से हुए, जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति कैसे होती है। जन्म पर आधारित विभेद, किस पे, एक जन्म पर आधारित विभेद होता है और एक व्यक्तिगत विभेद होता है। कितने तरह से, दो तरह से, एक जन्म पे आधारित और दूसरा व्यक्तिगत। तो जन्म पे आधारित से मतलब क्या समझे, समझिएगा, अगर आप जन्म ले रहे हैं तो आप क्या एक समाज में जन्म लेंगे, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। क्या है मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है। हम और आप सभी को एक समाज में जन्म लिए हैं। तो समाज में किस आधार पे भेदभाव होता है, अभी हम लोगों ने बात किया, किस पे हुआ कि जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब आधारों पे भेदभाव होता है। तो जन्म पर आधारित भेदभाव किसके बेस पे होगा, जन्म पर। इसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस किसी जाति, धर्म और समुदाय में हो या भाषा क्षेत्र में हो, उस पे आधारित विभेद क्या कहलाता है, जन्म पे आधारित भेदभाव। आप समझिएगा, जैसे आपका जब जन्म हुआ होगा तो आप जब अपने पिताजी के घर में जब जन्मे होंगे या माताजी के यहाँ, तो वहां क्या हुआ होगा, आपको एक निश्चित जाति का टैग लगा दिया गया होगा, जो कि अभी के समाज में ये चीज होते आ रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से पहले जब वैदिक सभ्यता से पहले की बात हम करते हैं, ठीक ना, यानी वैदिक सभ्यता जो पूर्व वैदिक सभ्यता है उससे पहले की बात करते हैं, तो उसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि वहां पे जो जाति थी आपकी, वो किस पे, कर्म पे आधारित थी। जैसे यदि आपके पिता हैं, अगर आपके पिता पठन पाठन का कार्य कर रहे, मतलब आपके पापा पढ़ाते हैं और आप उनके 4 बाल बच्चे हुए, तो आपका अगर एक भाई
युद्ध करता है तो वो क्या बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। आपका एक भाई क्या करता है, शासन करता है तो वो राजा बन जाएगा। आपका एक भाई क्या अगर व्यापार करता है तो वो वैश्य बन जाएगा। और जो भाई या जो बहन आपकी सेवा करते हैं वो क्या बन जाएंगे, शूद्र बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से पहले एक जाति व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी, जन्म पे। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे सामाजिक कुरीतियां बढ़ती गई, यहाँ पे किसी विशेष वर्ग के लोगों का वर्चस्व बढ़ते गया, तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि लोगों को जन्म के कर्म के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे क्या किया जाने लगा, उनको जाति देने लगे। समझ रहे हैं? तो क्या कहता है, जन्म पे आधारित विभेद कैसे होगा कि आप जिस जाति में जन्मे हो, आप जिस धर्म में जन्मे हो, जिस संप्रदाय में जन्मे हो, वो क्या हो जाएगा, आपका जन्म पे आधारित विभेद हो जाएगा। आइए समझते हैं व्यक्तिगत विभेद। समझिएगा कि जाति, धर्म, संप्रदाय ये सब कहां होता है, समाज में होता है। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप व्यक्तिगत का बात आ रहा है, मतलब क्या, किसी व्यक्ति से संबंधित। व्यक्तिगत का मतलब आपका खुद का, पर्सनल। समझ रहे हैं? तो व्यक्तिगत का मतलब हुआ कि जैसे आपका खुद का, तो जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं, मेरा लिंग क्या है, तो मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। आप मेरे प्यारे बच्चों, कुछ आप लड़कियां होंगी जो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लड़के होंगे, तो लड़कियां स्त्री हुई और लड़के पुरुष हुए। तो ये क्या हुआ, आपकी व्यक्तिगत पहचान हुई। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या बोलता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारियां। तो उसमें क्या रहता है, आप महिला है या पुरुष। आपका नाम, आपका नाम क्या हुआ, आपकी व्यक्तिगत पहचान हुई। आपका लिंग क्या हुआ, आपकी व्यक्तिगत पहचान हुई। ठीक ना? आप अमीर है या गरीब है, क्या उससे समाज को कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या समाज आपको अमीर गरीब बना रहा है, तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप व्यक्तिगत तौर पे जब मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम करके पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं या फिर अच्छे पदों पे जा रहे हैं, तब क्या होगा, वो आपका व्यक्तिगत होगा। तो देखिए, इसमें किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता, जैसे अब व्यक्तिगत विशेषता क्या होगी, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है। जैसे आप ग्रुप में क्या होगा, कोई कोई आपका दोस्त होगा बहुत लंबा, आप उसके सामने ऐसे देखना पड़ता होगा उसको, आपको लगता है भाई हम भी लंबे हो जाते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, तो वो भी क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया। किसी, कोई महिला है, कोई पुरुष है, ठीक ना, किसी का नस्ल भारतीय नस्ल के हैं, कोई विदेशी नस्ल के हैं, तो ये सब जो हुआ ये व्यक्तिगत चीज हुआ। क्या इस पे समाज का कोई प्रभाव है, क्या समाज चाहेगा तो आपको लड़की बना देगा, लड़के को नहीं। तो यही, इसके चलते क्या हुआ कि व्यक्तिगत विभेद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सामाजिक विभेद व्यक्तिगत निर्णयों के कारण भी उत्पन्न होते हैं। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ सामाजिक विभेद जो है व्यक्तिगत निर्णय। अब फिर से समझिएगा, व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ, आपका खुद का डिसीजन, मतलब आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, वो व्यक्तिगत निर्णय हुआ। जैसे अभी का जमाना चल रहा है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज का बात आ रहा है, ठीक है। और अभी तो इतना आगे बढ़ चुका है हमारा समाज कि समलैंगिक विवाह या फिर खुद से खुद का विवाह भी होने लगा है, ठीक है ना। ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। तो जब आप लव मैरिज कर रहे हैं, यानी अपने किसी चहेते व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपका व्यक्तिगत मामला हुआ। आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप को समाज से अलग कर रहे हैं। देखते होंगे गांव समाज में जो लव मैरिजेस होती हैं उनको क्या है, अहमियत नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समाज का ये सोच है कि जो प्रेम विवाह है, लव मैरिज है, वो सही नहीं है। अंतरजातीय विवाह अगर आप करते हैं तो आपका व्यक्तिगत निर्णय हुआ, ठीक है। देखिए, तो आइए समझते हैं आगे। क्या धर्म का परिवर्तन, ठीक है, अंतरजातीय विवाह या समलैंगिक विवाह, ये सब क्या है, ये सब भी जो है आपकी समाज में एक अलग पहचान बना देते हैं। समझिएगा, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर लव मैरिज करता है तो गांव में देखते होंगे, फलना का बेटा इसे कर लिया, फलनी की बेटी ऐसी कर ली, तो वो आपको समाज से अलग उठा कर रख देता है, आपको आपका एक अलग आइडेंटिटी देता है। तो ये क्या है, ये आपका व्यक्तिगत रूप से क्या है, आपकी पहचान बना रहा है, यानी आप समाज से आपको अलग कह रहा है, ठीक ना। अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, दूसरे जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर लेना। समलैंगिक विवाह का मतलब सेम लिंग वाले, यानी जैसे आप पुरुष है तो आपका पुरुष से विवाह हुआ तो समलैंगिक विवाह कहलाया, आप महिला है तो आपकी महिला से विवाह हुई तो ये समलैंगिक कहलाया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब
उससे पहले एक बार हम लोग समझ ले सामाजिक विभेद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पे जब भेदभाव हो यानी या विभेद हो उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति कितने प्रकार से? दो प्रकार से, एक व्यक्तिगत एक सामाजिक। एक व्यक्तिगत एक सामाजिक। व्यक्तिगत में क्या हुआ? जिसमें आपका खुद से जो चीज संबंधित है, जैसे आपसे संबंधित क्या है? आपका रंग, आपका लिंग, आप धनी है या गरीब है, ये सब चीज आपका व्यक्तिगत हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे जन्म पर आधारित विभेद। क्या हुआ? जो आपके जन्म के साथ है, आप किस जाति में जन्मे हैं, किस जगह पे जन्मे हैं, किस भाषा बोलने वाले में जन्मे हैं, वो सब आपका हो गया क्या? जन्म पर आधारित। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले इसको थोड़ा सा रब कर ले हम लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विभेद में दो प्रकृतियां होती हैं। कितनी प्रकृतियां? दो प्रकृतियां। अब क्या है ये दो प्रकृति सर? देखिए समाज, भारत जो है, महान भारत हमारा बहुत ही बड़ा है हमारा देश। तो यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और सभ्यता के लोग रहते हैं। कोई गुजराती बोलने वाले हैं, कोई मराठी बोलने वाले हैं, कोई बिहारी बोलने वाले हैं, कोई तमिल बोलने वाले हैं, कोई तेलुगु बोलने वाले हैं। तो भाषा अलग हो गई। कोई कर्नाटका में रह रहे हैं, कोई बिहार में रह रहे हैं, सब जगह का मौसम भी अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है। तो इन सभी चीजों में क्या है, हमारे राष्ट्र में विभिन्नता देखी जा सकती है, व्यापक रूप से है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि जो विभिन्नता है या विभेद है वो हमेशा खराब ही रहता है। वो कई बार राष्ट्र के लिए अच्छा भी होता है। कैसे? जैसे आप एग्जांपल समझिए, आप गए बाहर घूमने के लिए, पहले आप क्या है, अभी मान लीजिए आप बिहार में हैं, ठीक है? तो बिहार में है तो अब बिहार में आपका कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई जिला का होगा, कोई भाई साहब सॉरी कोई भाई साहब क्या होंगे, आपके नवादा के होंगे, कोई गया के होंगे, कोई समस्तीपुर के होंगे। तो जब वो सब अगर पटना में आ रहे हैं या फिर कहीं एक सेंटर में आ रहे हैं, वहां पे मिल गए, किसी से भेंट मुलाकात हुआ, बस में जा रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं, बातचीत हुआ, भैया आप कहाँ से हैं? अरे भाई हम तो गया से हैं। अरे हम भी गया से। गया से कहाँ से है? तो गया से फलाना जगह से, मानपुर से। इस तरह से यानी एक दूसरे से जब पहचान होगा तो क्षेत्रवाद जब आएगा तो आप उनसे ज्यादा अटैच हो जाइएगा। लेकिन जब आप अपने राज्य से बाहर निकले, देश स्तर पे गए, आप दिल्ली चले गए, अब वहां पे कोई आदमी आपसे मिल जाए, वो बोले कि भाई हम बिहार से हैं, तब आपको बिहारी होने पे ही बहुत बड़ा बात हो जाएगा, अरे भाई बिहार का आदमी मिल गया। अब जब आप देश से बाहर चले गए, विदेश में चल गए, तो वहां आपको ना अपने जिला का आदमी या आपके राज्य का आदमी से मतलब नहीं है। वहां कोई बोल दिया भाई आई एम फ्रॉम इंडिया, हम भारत से हैं, बस इतना में ही आप खुश हो जाइएगा, अरे भाई हम भी भारत से हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो सामाजिक विभेद है इसकी भी दो प्रकृतियां हैं। कई बार ये सामाजिक विभिन्नता क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या करती है, एकता का परिचय देती है। तो कई बार ये क्या होता है, राष्ट्र की एकता के लिए घातक होता है। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम सामाजिक विभेद यानी जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पे एक दूसरे से भेदभाव करेंगे, घृणा करेंगे, उनको अश्रद्धा के रूप से देखेंगे, तो क्या होगा, ये जो विभेद है वो राष्ट्र के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, घातक होगा। लेकिन जब यही विभिन्नता मिल करके एक जगह पे एकता का काम करेगी तो हमारा भारत मजबूत होगा और हम लोग अखंड भारत का जो है हमारा सिद्धांत वो आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो सामाजिक विभेद की दो प्रकृतियां क्या हुई कि कभी कभी तो ये राष्ट्र के लिए घातक होती है, लेकिन कभी कभी यही सामाजिक विभिन्नता राष्ट्र के एकता का भी परिचय देती है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन, दोनों में अंतर क्या होता है समझिएगा। सामाजिक विभेद क्या समझे हम लोग कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको जाति, धर्म, इन सब के आधार पे अलग अलग करना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, या जब सामाजिक विभेद होगा तभी समाज का विभाजन होगा। समझिएगा, अब आपका क्लास है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि अब हम लोग को छांटना है, ठीक है, तो कोई बच्चे लंबे होंगे, कोई किन्हीं बच्चों का, कुछ बच्चों का क्या होगा, कद थोड़ा कम होगा, कोई गोरे होंगे, कोई काले होंगे, कोई महिला होंगे, कोई पुरुष होंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे कि महिलाएं एक तरफ हो जाए, पुरुष एक तरफ हो जाए, ठीक है। फिर उसमें से देखेंगे जो लंबे लंबे हैं उनको एक जगह ले आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, पहले हम लोग किस आधार पे किए, रंग, ठीक है, कद,
इन सब आधार पे लिंग, इन सब आधार पे पहले तो क्लास का विभाजन किए, तो उसी क्लास के विभाजन से क्या हुआ, जो आपका है सामाजिक विभाजन हुआ। यानी पहले विभेद किए हम लोग, पहले क्या किए, विभेद कीजिए, फिर से समझिएगा। पहले क्लास के सभी बच्चों को उनके कद काठी के हिसाब से अलग अलग किए, यानी क्या किए, क्लास का विभेद किए, अलग अलग किए। तो वो जब विभेद हुआ तब क्लास, ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लास है वो उसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, सामाजिक विभेद क्या हुआ, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर भेद जो है सामाजिक विभेद कहलाता है। मतलब सामाजिक विभेद क्या हुआ, जाति, धर्म, इन सभी आधार पे जो भेद होता है उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। तो सामाजिक विभाजन क्या हुआ सर, कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का धन, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन सामाजिक विभाजन कहलाया। मतलब जब हम लोग जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर जब विभाजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक विभेद हो जाएगा। और जब वो विभेद उत्पन्न होगा तो समाज अपने आप विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विभेद में तालमेल और संघर्ष। अब ये विभेद, तालमेल और संघर्ष कैसे होता है वो देखते हैं। लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, परंतु विविधता में एकता भी लोकतंत्र का ही गुण है। समझिएगा, भारत एक क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है या देश है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं जिनका अलग अलग क्या है, सोच है, अलग अलग जाति, धर्म है। तो वो सामाजिक विभिन्नता तो है, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीयता की, कोई किसी का मजाल है बोल दे हमारे भारत को, कुछ है किसी का मजाल? आज भी जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हर एक व्यक्ति अपना जाति, धर्म भूल करके सिर्फ यही कामना करता है कि भारत जीते, भारत जीते। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो उस समय क्या आ गया, उस समय जो है विभिन्नता तो है हमारे बीच, लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात आई तो हम क्या हो गए, एक हो गए और राष्ट्र को सपोर्ट करने लगे। समझ रहे हैं? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक गुण क्या है कि वहां विभिन्नता होती है। भारत एवं कई लोकतांत्रिक राज्यों में इसी तालमेल को बढ़ाने के लिए धर्मनिरपेक्षता एवं बंधुता जैसे विचारों को संविधान में अहम दर्जा दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, जब विभाजन है या विभेद है हमारे समाज में, तो इस विभेद को हम कैसे एक जगह पे करेंगे, इस विभेद को कैसे एक जगह पे करेंगे, कैसे हम एकता बढ़ाएंगे, कैसे विविधता में एकता लाएंगे। तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में दो तरह के बातों का उल्लेख किया, एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा बंधुता। क्या? एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा बंधुता। ये दोनों जो है समाज की एकता को, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो यहां तक हम लोग देख लिए। तो हम लोग क्या समझे कि जो जब जब समाज में विभेद होगा, जब जब समाज में विभेद होगा तो समाज विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इतना ही समझना है कि जब जब समाज में विभेद होगा तो समाज स्वतः ही विभाजित हो जाएगा। और इसी विभाजन से बचने के लिए हमारे संविधान में बंधुता और क्या, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आ जाइए। कहता है भारत एक अत्यंत विविधता से परिपूर्ण देश है। ये सही बात है, क्योंकि यहां अलग अलग जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसलिए यहां क्या है, भारत में विविधता बहुत है। यहां कई धर्म, क्षेत्र, जाति एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत विविधता से परिपूर्ण देश कैसे है? क्योंकि यहां हर एक क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, इसको हम लोग तोड़ के समझेंगे। यहां से तोड़ दीजिए, ये इसको काट दिए, क्या हो गया, सॉरी यहां से नहीं, यहां से एक धर्म और निरपेक्षता, क्या हो गया, धर्म और निरपेक्षता। तो धर्म का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं ये सब धर्म है। और निरपेक्षता का मतलब कि किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना ही क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्षता कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है?
नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भले ही भारत में जो हिंदू हैं वो बहुलक है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ना ही भारत इस्लामिक राष्ट्र है, ना ही भारत क्रिश्चियन राष्ट्र है। तो भारत है क्या सर? भारत है मेरे प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब किसी धर्म को नहीं मानता है, बल्कि क्या कहता है कि सर्वधर्म समन्वय। समझिएगा, सर्वधर्म समन्वय का मतलब होता है कि सभी धर्म एक जगह पे एकता के साथ और मजबूती के साथ, प्रेम भाव के साथ रहें, ऐसी भावना को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। देखिए, कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। समझिएगा, किसका कोई धर्म नहीं होगा? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वह सभी धर्म को समान दर्जा देगा। मतलब ऐसा नहीं है, भारत में कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज्यादा दर्जा दिया गया हो, मुस्लिम को कम दिया गया हो, ईसाई को ज्यादा दिया हो गया हो, ऐसा कहीं नहीं है, सभी को बराबर दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। एक क्या हुआ आपका सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि जहां जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वो धर्म के में कोई भी संलिप्त कार्य ना करे। मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य जब नहीं करेगी सरकार, तो उसे क्या कहलाएगा? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जहां सरकार द्वारा धार्मिक कार्यों में योगदान दिया जाए। मतलब समझिएगा, सरकार किसी धर्म को मान नहीं रही है, राज्य जो है किसी धर्म को मान नहीं रही है। जैसे भारत में बहुत सारे धर्म है, तो सभी धर्म को अपने कार्य करने का पूरा पूरा आजादी दी हुई है। क्या भारत में कहीं ऐसा है कि ईद मनाने पे रोक हो, कहीं दशहरा मनाने पे रोक हो, कहीं क्रिसमस मनाने पे रोक हो, होली मनाने पे रोक हो? कहीं ऐसा है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यानी आप जिस किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म का अबाध रूप से क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं, उस पर कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो ये क्या हुआ? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। जहां सरकार क्या है? धार्मिक कार्यों में योगदान दे। जहां सरकार धार्मिक कार्यों में योगदान दे उसे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, और जहां योगदान नहीं दे उसे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। देखिए, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, धर्म आयोजनों में सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं, सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे भारत में नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। ये कहां है? कि कहां है? भारत में है। हमारा भारत क्या है? एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आप बोलिएगा सर नकारात्मक तो खराब चीज होता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये नकारात्मकता अच्छी चीज है। ये क्या है? ये राजनीतिक विचार है जिसके चलते इन जो सकारात्मकता और नकारात्मकता इसमें लगा हुआ है। लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो भारत एक नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां क्या है? लोगों को अपने धर्म को मानने की पूरी पूरी आजादी है, और क्या सरकार भी उसमें सहायता देती है। कैसे? समझिएगा, देखिएगा, पहले क्या होता था कि जो लोग मुस्लिम हैं, जानते होंगे, जब वो मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, तो सरकार उनको क्या देती थी? सब्सिडी देती थी। सब्सिडी का मतलब कुछ अनुदान राशि देती थी कि हाँ आप जाइए और हज करके आइए। आप देखते होंगे जब सावन आता है तो सब देवघर बाबा धाम जाते हैं, तो वहां क्या है? सरकार जो है पुलिस बलों को तैनात करती है ताकि वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, जो रास्ता है उसको सुचारू रूप से चलवाती हैं, और वहां के टोटल कार्यों को देखती है। यानी सरकार क्या है? हर एक धर्म को बढ़ावा देने का कोशिश करती है। यही किसमें होती है? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में। लेकिन सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में सरकार का कोई भी हाथ धार्मिक कार्यों में नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ आया होगा। भारतीय संविधान में व्याप्त धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत में विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने की अधिकार प्रदान करता है। तो भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है या नहीं? बोलिए मित्रों, है या नहीं? है ना? अभी क्या पढ़े हम लोग? है।
भारत में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यही क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हुआ। समझ रहे हैं बच्चों? अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। आइए, अब आइए एक और नया शब्द, क्या है, बंधुता। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बंधुता। तो बंधुता क्या होता है, देखते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बंधु बांधव हैं। क्या है, बंधु बांधव है, मतलब भाई बहन। बंधुता का बोल सकते हैं भाईचारा। क्या बोल सकते हैं, भाईचारा। बंधुता का मतलब भाईचारा। तो भाईचारा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि मिलजुल के रहेंगे। देखिएगा बचपन में क्या होता था, अगर आप लोग 2-3 भाई बहन या फिर दोस्त भी हैं, तो मान लीजिए कि कोई दोस्त के पास मम्मी पापा उसको पैसा दे दिए, या फिर आपका ही जैसे 2-3 भाई बहन है आप लोग, किसी एक को पैसा मिल गया, ठीक है, वो गया दुकान दौड़े दौड़े जाके चॉकलेट ले आया, वो चुपके चुपके खा रहा है, और वहां आप देख लिए उसको, हम कह अरे अब तो ये चॉकलेट खा रहा है, आप गए हमको भी दो, वो दे नहीं रहा है, अब हो गया लड़ाई, मारा पीटी कर लिया, आप उसको मारे वो आपको मार रहा है। लेकिन क्या कुछ देरी बाद फिर प्रेम भाव होता था ना आप लोगों में, आप वो लड़ाई भूल जाते थे और फिर से दोनों कंधा पे हाथ रख करके और मस्ती में निकल जाते थे। तो ये क्या कहलाया, बंधुता कहलाया। भले ही कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो आप लोगों के बीच, भले भी कितना भी लड़ाई झगड़ा हो किसी भी बात को लेकर के, लेकिन जब बात आए आपके रिश्ते की तो आप फिर से एक हो जाएं, इसे ही बंधुता कहते हैं। देखिए, बंधुता का अर्थ होता है कि सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ाना। सद्भाव कैसे बढ़ेगा, चॉकलेट के लिए लड़ लिए, लेकिन फिर दोस्त अगर रूठा है तो उसको मना लीजिए, ठीक है, उसको फिर जाकर के लेके दे दीजिए कि हाँ भाई लो तुम भी चॉकलेट खा लो, पीट तो गए हो लेकिन चॉकलेट खा लो। समझ रहे हैं? तो सद्भाव को बढ़ाना ही क्या है, बंधुता का मेन कार्य है। बंधुत्व का मतलब कि हम सब आपस में भाईचारा बनाकर रखेंगे, लड़ेंगे नहीं, और जब हम लोगों के बीच भाईचारा होगा तो किसी की मजाल है कि भारत पे कोई आंख उठा के भी देख ले, नहीं ना हो सकता है, बोलिए सही बोल रहे हैं ना, किसी का औकात नहीं है। अभी हमारे बीच बहुत बंधुता है। यही बंधुता का अभाव था भारत जब गुलाम बना तब। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय के राजा महाराजा जो थे उनमें एकता की कमी थी, उनमें बंधुता की कमी थी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। इसी कारण हमारा भारत 300-350 सालों तक उन ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा। लेकिन फिर जब हमारे बीच बंधुता की भावना बढ़ी, भाईचारा बढ़ा और राष्ट्रीय एकता की भावना का जब उजागर हुआ, तब हमारा देश फिर से खड़ा हो गया और बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज हम क्या हैं, एक पूर्ण संप्रभु और स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो थैंक्स हम लोग को करना चाहिए अपने उन आंदोलनकारियों को, हमारे उन पूर्वजों को, जो हमारे इस आजादी और स्वतंत्र भारत का ख्वाब को पूरा किए हैं। तो बंधुता राष्ट्र की एकता के लिए बहुत जरूरी है। आइए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उपस्थित बंधुता राष्ट्र की एकता को एकल नागरिकता के माध्यम से भी बांधती है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे एकल नागरिकता ये क्या होती है सर, ये क्या होती है एकल नागरिकता? तो एकल नागरिकता का मतलब होता है दोस्त कि आपको राज्य और केंद्र दोनों का अलग अलग नागरिकता नहीं लेना होगा। आप भारत में रह रहे हैं तो सिर्फ आप भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि आप बिहार के भी नागरिक हैं। जब आप भारत के नागरिक हो गए तो आप बिहार के भी नागरिक हो जाइएगा। तो बोलिए सर आप इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, ऐसे भी समझ रहे एकल नागरिकता का मतलब एक जगह का नागरिकता? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां दोहरी नागरिकता का संविधान है, जैसे अमेरिका। कहां यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, सॉरी, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब वहां अमेरिका में 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों का एक संगठन है अमेरिका। जिस तरह से भारत में अभी 28 राज्य हैं और इस 28 राज्य का क्या है, संघ है भारत। लेकिन भारत में आपको एक नागरिकता, सिर्फ भारत की नागरिकता मिलेगी, और अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी, एक वहां के राज्य की और एक वहां के केंद्र की। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत में एकल नागरिकता को मजबूत कौन करता है, यही बंधुता। आपको क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने से रोकता है ये बंधुता, समझ रहे हैं?
धर्मनिरपेक्षता एवं बंधुता जैसे सिद्धांतों के होने के बाद भी सामाजिक विभाजन कई बार संघर्ष उत्पन्न कर देता है। देखिए, हम मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हम बंधुता से परिपूर्ण राज्य हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे बीच भेदभाव है जाति धर्म आदि को लेकर के, वो जब संघर्ष के रूप में बदल जाता है। मान लीजिए, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, पहले अंग्रेज फूट डालो राज करो वाला काम करते थे मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या करते थे, हिंदुओं को मुस्लिमों के विरुद्ध, मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़का देते थे। जाके मस्जिद में क्या कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिया, बोले कि हिंदू तोड़ा है। तो ऐसे तो अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं, फिर भी जब बोलेगा कि ये तोड़फोड़ किया है तो गुस्सा तो आ जाएगा, और फिर क्या है, यही संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता था। तो आज जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे अराजक तत्वों द्वारा क्या होता है कि भड़का दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, यहां धर्मनिरपेक्षता और बंधुता का सिद्धांत होने के बावजूद भारत की एकता पे आंच आ जाता है। सामाजिक विभाजन कई बार संघर्ष उत्पन्न कर देता है, समझे। जैसे देखिएगा, अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेतों का झगड़ा, आयरलैंड में प्रोटेस्टों एवं और कैथोलिकों का संघर्ष, और भारत में दलितों एवं स्वर्णों में झगड़ा। ये सब कुछ उदाहरण हैं जो कि वहां की एकता और बंधुता और क्या है, आपको धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचाता है। जब सामाजिक विभेद अन्य विभेदों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, समझिएगा दोस्तों, सामाजिक विभेद अन्य विभेदों से जब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। मतलब जब आप एकदम मन में ठान लिए कि वो फलाने जाति का है, उससे हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, समाज को बांट दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्र की एकता को खतरा हो जाएगा। तो बंधुता का मतलब क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, बंधुता का मतलब है कि हम सभी क्या है, भाई भाई हैं और भाईचारे के साथ रहेंगे। टॉफी के लिए लड़ाई तो करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, मिल जाएंगे हम लोग और साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, सबका साथ और सबका विकास करेंगे, समझ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही था। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार शॉर्ट रिकैप लेते हैं, समरी लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, यानी राज्य किसी धर्म को नहीं मानेगा और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। बंधुता पढ़ा, बंधुता क्या होता है, मतलब हम सभी भाई बहन के जैसे भाईचारा के साथ रहेंगे और क्या है, राष्ट्र की एकता को दृढ़ करेंगे। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब हर एक धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा किस तरह सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभेद जो है सामाजिक विभाजन उत्पन्न कर देता है, क्या धर्मनिरपेक्षता होती है, क्या बंधुता होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और ये सभी कंटेंट जो है वो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आपकी बहुत सहायता करेंगे। उज्ज्योत आपके साथ आपके इस राह पे हमेशा बना रहेगा और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू और जुड़े रहिए उज्ज्योत के साथ।